सिस्टम। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला हमारा हो जाएगा हार्ट हो जाएगा, जो मस्कुलर चैम्बर होगा, और इसके बाद हो जाएगा ब्लड वेसल्स दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा ब्लड हो जाएगा। स्पेशली हम हार्ट के बारे में बताते हैं क्योंकि हमने अभी तक ब्लड पढ़ ही चुके हैं और ब्लड वेसल नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। हार्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हार्ट जो ओरिजिन होगा वो मेसोडर्मल ओरिजिन होगा। हार्ट जो होगा स्थित होता है थोरैकिक कैविटी के अंदर और 2 लंग्स के बीच में, और थोड़ा सा लेफ्ट तरफ झुका होता है। और हार्ट का जो साइज होगा क्लिंच्ड फिस्ट शेप हो, जिससे हमारी बंद मुट्ठी शेप होगा, बस उसी तरह शेप होता है। और हार्ट जो होता है प्रोटेक्ट होगा डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम यही इनक्लोज घेरता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिससे हमारा हार्ट सुरक्षित होगा। तो चलिए हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर इसके बाद हार्ट का इसी वक्त हम स्ट्रक्चर पूरा बता देते हैं, फिर इसके बाद हम आपको थ्योरी दिखाते हैं। इसमें लिखा था कि जो हमारा हार्ट होगा वो थोरैक्स रीजन में स्थित होता है। ये हमारा लंग्स हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया, और यहाँ पर कैसे 2 लंग्स के बीच में इस तरह ऐसे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। ये हमारा थोरैकिक कैविटी हो गया, ये हमारा थोरैकिक कैविटी हो गया, और ये हमारा एब्डोमेन रीजन हो गया, और ये हमारे पैर हो गए। हार्ट यहाँ पर कहीं स्थित होता है। तो यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। ऐसे होता है पेरिकार्डियम, इस मेम्ब्रेन का नाम हो जाएगा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हो जाएगा। और इस पेरिकार्डियम का जो मेम्ब्रेन होगा ऐसे पेरिकार्डियल जो फ्लूइड को घेरे रहता है, ऐसे पेरिकार्डियल फ्लूइड को घेरे रहता है। और इसी अंदर यहाँ पर हार्ट ऐसे पाया जाएगा, यहाँ पर ऐसा हार्ट पाया जाएगा, यहाँ पर ऐसे हार्ट होगा। और ख़ास बात होता है क्योंकि कोई भी अगर विसरल ऑर्गन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसे मेम्ब्रेन पाया जाएगा जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी में नहीं डिस्कस किया है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे पेरिकार्डियल फ्लूइड द्वारा ऐसे हार्ट प्रोटेक्ट होता है। और यहाँ पर हार्ट की स्ट्रक्चर हम देखें तो हार्ट किस तरह देखता है। हार्ट जो स्पेशली होगा वो 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट जो होता है, जैसे मैं एक खाना सिंपली स्ट्रक्चर में बताता हूँ, इसके बाद मैं देखिए 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर क्या होगा, एक राइट एट्रिया होगा, एक लेफ्ट एट्रिया होगा, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। बस उसी प्रकार हम बताते हैं एक हमारा जो मकान होगा वो 2 तल्ले होना चाहिए। उसी प्रकार हमारा जो हार्ट होगा ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं, और दूसरे वाले चैम्बर को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। इतने वाले चैम्बर को हम एट्रिया कहते हैं और इतने वाले चैम्बर को हम कहते हैं वेंट्रिकल कहते हैं। इसका हम नाम देंगे राइट एट्रिया, इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ख़ास बात ये होता है, आप इस ध्यान से सुनते जाइए बस। और राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक सेप्टम पाया जाएगा। इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं, जो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो इंटर एट्रियल सेप्टम पतला होता है, और जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला एक सेप्टा पाया जाएगा, जिसे कहते हैं इंटर मतलब देखिए 2 के बीच में इसलिए हो रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। 2 के बीच में हमेशा जब होता है तो इंटर शब्द हम लगाते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। क्लियर, इंटर एट्रियल सेप्टम पतला होगा और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। फिर इसके बाद ये एट्रिया चैम्बर हो गया, और ये एट्रिया चैम्बर और ये वेंट्रिकल चैम्बर। एट्रिया चैम्बर और वेंट्रिकल चैम्बर को डिवाइड करने वाला एक थिक फाइब्रस टिश्यू पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग कर रहा है इसलिए हम इसका नाम हो जाएगा एट्रियो हो गया, फिर वेंट्रिकुलर, फिर इसके बाद सेप्टम। जो कोई भी चीज़ अगर सेपरेट कर रहा है सेप्टम, उसके लिए हम लगा देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर। जो सेप्टम होगा थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसका नाम हो जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ख़ास बात ये होता है, अब ये हार्ट होता है, जिसे हार्ट होते हैं। और हार्ट में स्पेशली क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर वाल्व दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा हार्ट हो गया, और हार्ट में यहाँ पर ऐसे डिवाइड होगा, ये एट्रिया होगा, वेंट्रिकल हो गया। और ख़ास बात ये होता है, और यहाँ पर एक ऐसे ओपनिंग पाया जाता है, इस ओपनिंग का क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पर ये राइट एट्रिया होगा, सेम साइड देखिए राइट एट्रिया, ये राइट एट्रिया हो गया, और राइट वेंट्रिकल सेम साइड वाले हम चैम्बर की बात करें, राइट एट्रिया राइट
वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एक ओपनिंग पाया जाता है। इस ओपनिंग का हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ओपनिंग को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड, इसे वाल्व एक लगा होता है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और उसी प्रकार जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग पाया जाएगा, इस ओपनिंग का नाम हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व। जो ये ओपनिंग मैं बना रहा हूँ, इस जो ओपनिंग का नाम हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व। ये जो ओपनिंग होता है इसे हम बाइकस्पिड वाल्व या इसे हम मिट्रल वाल्व होता है। लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाएगा उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। और ख़ास बात ये होता है कि ये तो हमने समझ लिया। और जबकि वेंट्रिकल का जो, अब बता रहा हूँ, जो वेंट्रिकल के जो दीवारें होते हैं, ये वेंट्रिकल है और वेंट्रिकल की जो दीवारें होते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं एट्रिया की तुलना में। जो वेंट्रिकल की जो वाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं और एट्रिया की जो दीवार होते हैं पतले। ये एट्रिया होगा, एट्रियल पतले होते हैं दीवार, और जबकि वेंट्रिकल की जो दीवार होते हैं मोटे होते हैं। और यहाँ पर ख़ास बात ये होता है कि यहाँ पर जो एट्रिया होगा, इसी एट्रिया होगा, ये राइट एट्रिया हो गया, ये राइट एट्रिया हो गया, और ये लेफ्ट एट्रिया हो गया। और जो राइट एट्रिया हो गया, तो राइट एट्रिया में ऐसे क्या होगा, एक एस्से नोड पाया जाएगा। देखिए मैं करीब समझाते चल रहा हूँ। यहाँ पर एक क्या था, एक एस्से नोड पाया जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एस्से नोड। और एस्से नोड से यहाँ पर एक ऐसे दूसरा पाया जाएगा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्या होता है, एक ए भी नोड पाया जाएगा। यहाँ पर एस्से नोड है, ए है, और एक आता है ए भी नोड है। और इस ए भी नोड से और ए भी नोड से ऐसे ए बी नोड से एक ऐसे बंडल एराइज होगा, इसी ए बी नोड से एक ऐसे बंडल एराइज होगा। इस बंडल का नाम हो जाएगा ए बी बंडल। ए बी बंडल, ए बी नोड हो गया और एक एस ए नोड हो गया, और ए बी नोड और ए बी नोड से एक क्या होता है, एक बंडल एराइज होगा। और ये जो बंडल एराइज होगा, क्योंकि ये ऐसे मोटा सा बंडल एराइज होगा, ए बी नोड से क्या होगा, ए बी बंडल एराइज होगा। और ए बी बंडल ऐसे जब वेंट्रिकल की जब दीवारें पाएगा ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ए बी बंडल राइट बंडल में डिवाइड होगा और लेफ्ट बंडल में, एक क्या होता है इसे राइट बंडल में डिवाइड हो गया, और क्या होता है इसे लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो गया। जो राइट बंडल होगा ऐसे क्या होगा, वो वेंट्रिकल की मसल की दीवारें में ऐसे जाके मेन ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं परकिंजे फाइबर। उसी प्रकार क्या होगा, जो लेफ्ट बंडल होगा ऐसे वेंट्रिकल की मसल्स पे आएगा, फिर इसके बाद जाकर के ऐसे डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं परकंजे फाइबर किसे कहते हैं। क्लियर। जो ए बी बंडल हो गया और जाके राइट, और इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट बंडल हो गया, और इसका नाम हो जाएगा राइट बंडल। और यही राइट बंडल और लेफ्ट बंडल दोनों आपस में फिर बाद में जाके ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परकिंजे फाइबर इसे कहते हैं, परकिंजे फाइबर कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा परकिंजे फाइबर। जो हमने ऐसे फाइबर दिखाया है इसका नाम हो जाएगा परकिंजे फाइबर। जो ऐसे हमने फाइबर दिखाया है, ये जो फाइबर इस तरह बन रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो फाइबर दिखा है, ये जो फाइबर दिख रहे हैं, इसका फाइबर का नाम हो जाएगा परकिंजे फाइबर। आप इसको कहानी समझिए, जैसे एक लड़की का हम इसको मतलब ए बी नोड, एक लड़की का हम सिर मान लेते हैं। इसको आप समझिए, एक बार समझ लेंगे कभी भूलेगा नहीं। इस लड़की को जो ए बी नोड है, ये लड़की हम सिर मान लेते हैं, और लड़की के जब सिर से एक मोटा सा जूरा निकलता है, इस जूरे को हम मान लेते हैं ए बी बंडल। और इसके बाद जब जूरा थोड़ा सा नीचे तरफ आता है तो क्या होता है, इसे जूरा दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक राइट जूड़ा और एक लेफ्ट जूड़ा। एक राइट बंडल हो गया और एक लेफ्ट बंडल हो गया। फिर इसके बाद जब बाल दो चोटियों में डिवाइड हो गया, लास्ट में जो दोनों चोटी होगा, किनारे किनारे फुचरा निकल आता है, उस फुचरे को हम कहते हैं परकिंजे फाइबर कहते हैं। बस आप ऐसे समझेंगे, लड़की को ए बी नोड मान लेते हैं, लड़की की जो पूरा सिर हो गया उसको हम ए बी नोड मान लेते हैं, और जो सिर से निकला हुआ जो मोटा सा जूड़ा होता है बालों का, उसे हम क्या कहते हैं, मोटा सा जो बंडल निकलता है बालों का, उसे हम ए बी बंडल कहते हैं। इसके बाद दो चूड़े में इसके बाद दो लरी में आ जाता है, एक राइट और लेफ्ट में। फिर इसके बाद क्या होगा, जो लास्ट वाला जो फुचरा बनता है उसे हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर क्या ध्यान ये सुनना है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नोडल टिश्यू होंगे, टोटल नोडल टिश्यू हमें 5 देखने मिले। एक तो हमें इससे नोड देखने मिला, ये नोडल टिश्यू के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरा क्या होता है, एक ए बी नोड हो गया, और तीसरा हो जाएगा ए बी बंडल, और चौथा हो जाएगा राइट बंडल और लेफ्ट बंडल, और पांचवा हो जाएगा परकिंजे फाइबर। तो चलिए अब हम आपको पूरा समझा दिए, अब हम आपको डिटेल स्ट्रक्चर बता ही दिए। अब हम आपको बताते हैं थ्योरी। यहाँ पर लिखा है कि जो हार्ट होगा वो हमारा 4 चैम्बर होता है। और हार्ट यहाँ पर लिखा है जो हार्ट होगा वो 4 चैम्बर होगा।
जिसमें से 2 अपर चैम्बर क्या होगा, इस थोड़े से छोटे होंगे, जिसे हम कहते हैं एट्रिया कहेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 लार्जर चैम्बर होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं वेंट्रिकल कहेंगे, और नीचे साइड में पाए जाएंगे। 2 लोअर चैम्बर लार्जर होंगे, जिन्हें हम वेंट्रिकल कहेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है एक पतला मस्कुलर वाल, जिसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि हमने ऐसे बनाया था। ये हमारा एट्रिया हो गया, और यही जो हमने कलर चेंज कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है, इसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। उसी प्रकार राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला होता है, इसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए यही लिखा है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। अब कहते हैं जो सेम साइड के हैं, सेम साइड के कहने मतलब क्या होगा, ये एट्रिया हो गया, और जो मैं कलर दूसरा चेंज कर ले रहा हूँ, ये क्या होता है वेंट्रिकल हो जाएगा। ये एट्रिया हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला कहता है वेंट्रिकल। इस एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला एक थिक फाइबर टिश्यू पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल कहने मतलब राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो का थिक फाइब्रस टिश्यू होगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर एक ओपनिंग पाया जाएगा, जो इसी ओपनिंग के द्वारा जो सेम साइड के जो 2 चैम्बर होंगे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे जो ओपनिंग होगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होगा एक गार्ड कर दिया जाएगा एक वाल्व के द्वारा। जो वाल्व होता है 3 मस्कुलर फ्लैप या कप्स के बने होते हैं, जिसका नाम हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। उसी प्रकार जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व पाए जाएंगे। हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एट्रिया हो गया और ये हमारा क्या होता है वेंट्रिकल हो गया। इसी तरह इसे बटा होता है। और यहाँ पर जो ये राइट एट्रिया हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में इसे 3 मस्कुलर फ्लैप स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये 3 मस्कुलर फ्लैप स्ट्रक्चर जिसका नाम हो जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। और उसी प्रकार लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा बाइकस्पिड वाल्व, इसका नाम हो जाएगा एक वाल्व पाया जाएगा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। इसका नाम हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं मिट्रल वाल्व के द्वारा। अब जबकि राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाल्व को थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से एक ओपनिंग होता है। राइट एट्रिया से क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी ओपन होंगे, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा एओर्टा ओपन होगा। यहाँ पर लिखा एक ओपनिंग होता है राइट वेंट्रिकल जो ओपन होगा पल्मोनरी आर्टरी में, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है एओर्टा में। यही लिखा है यहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल होगा वो पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो एओर्टा में ओपन होगा। और प्रोवाइडेड बाय द सेमीलुनर वाल्व, क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल होगा वो पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होगा, एक वाल्व गार्ड करता है जिसका नाम हो जाएगा सेमीलुनर वाल्व। और वही लेफ्ट वेंट्रिकल जब एओर्टा में ओपन होगा और वही सेम वाल्व ए में यहाँ भी पाया जाएगा जिसका नाम हो जाएगा सेमीलुनर वाल्व। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि सेमीलुनर वाल्व स्ट्रक्चर किस तरह दिखेगा। जैसे ये हार्ट हो जाएगा, ये हार्ट हो जाएगा, ये हार्ट हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, ऐसे मैं रफली फिगर बना रहा हूँ। ये क्या होगा, देखिए ये क्या होगा राइट वेंट्रिकल हो गया और ये क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। और ये जो पाइप हमने बनाया है इस पाइप का नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी।
और इसका जो ये पाइप हमने बनाया इसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहेंगे। और जब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, यहाँ पर देखिए एक वाल्व पाया जाएगा जिसका नाम हो जाएगा सेमी लूनर वाल्व। इस तरह होते हैं, देखिए जो मैं बता रहा हूँ वाल्व, देखिए इसका नाम हो जाएगा सेमी लूनर वाल्व। दोनों में सेम वाल्व पाए जाएंगे। जो हमने वाल्व बनाया इसका नाम हो जाएगा सेमी लूनर वाल्व। जो हमने वाल्व बनाया यहाँ पर भी पाया जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो हमने ये वाल्व बनाया इसे सेमी लूनर वाल्व कहेंगे। क्लियर। अब वाल्व का काम ही होता है कि प्रिवेंट द बैक फ्लो, क्योंकि बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। कहीं पर भी जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वाल्व पाया जाएगा, जैसे इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। इलियोसिकल वाल्व का काम ही था कि इलियम से सीकम फीकल मैटर जा सकता था, लेकिन सीकम से इलियम फीकल मैटर को जाने से रोकता था। उसी प्रकार हमारे हार्ट में भी वाल्व पाए जाएंगे। हमारे हार्ट में जो वाल्व होता है इनका काम होता है बैक फ्लो को एक ही डायरेक्शन में भेजना, ब्लड के बैक फ्लो को एक ही डायरेक्शन में भेजना। जैसे क्योंकि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, एक क्या करते हैं आर्टेरिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड भेजते हैं, और जो सेमी लूनर वाल्व होते हैं ये क्या करते हैं वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा के पास भेजते हैं। जैसे राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा एओर्टा में जाएगा। वाल्व ही होते हैं जो क्या होगा बैक फ्लो को रोकते हैं। यहाँ पर लाइन में आपको दिखा रहा हूँ कैसे। यहाँ पर लिखा है कि जो ओपनिंग होगा ऐसे मैं ओपनिंग बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या होता है ट्राइकस्पिड वाला हो गया, यहाँ पर क्या होता है बाइकस्पिड वाला होता है। हमेशा ब्लड का जो फ्लो होगा ये आर्टेरिया हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया, ये राइट आर्टेरिया हो गया, ये लेफ्ट आर्टेरिया हो गया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा ब्लड का फ्लो हमेशा आर्टेरिया से वेंट्रिकल की तरफ होगा, वही लिखा है। ये लेफ्ट आर्टेरिया हो गया, ब्लड का फ्लो हमेशा लेफ्ट आर्टेरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड का फ्लो हमेशा आर्टेरिया से वेंट्रिकल की तरफ होगा, वही लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे पल्मोनरी आर्टरी निकला होगा और पल्मोनरी आर्टरी फिर आर्टेरिया से जो ब्लड होगा, और यहाँ पर देखिए ऐसे एओर्टा निकला होगा, यहाँ से ऐसे एओर्टा निकला होगा, और यही जो ब्लड होगा यही जो ब्लड होगा यही होगा। यहाँ ट्राइकस्पिड वाला हो गया, ये बाइकस्पिड वाला हो गया। ये हमेशा आर्टेरिया से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ आएगा, ये आर्टेरिया हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया। आर्टेरिया से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ आएगा, और फिर इसके बाद यही वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा ये क्या होगा सेमी लूनर, ये क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और यही ब्लड क्या होगा अब यही ब्लड आर्टेरिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से क्या होगा ब्लड कहाँ पर चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा। एक ही डायरेक्शन में देखिए जा रहा है ब्लड। उसी प्रकार क्या होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आर्टेरिया का जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा ऐसे मतलब क्या होगा एओर्टा में जाएगा। ये जो पाइप हमने बनाया इसका नाम एओर्टा हो जाएगा। और यहाँ पर जो वाल्व लगा होगा, यहाँ पर जो देखिए जो वाल्व होगा इसी नाम हो जाएगा सेमी लूनर वाल्व। ऐसे जो मैं ग्रीन कलर बना दे रहा हूँ ये वाल्व हो जाएगा सेमी लूनर वाल्व हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक ही डायरेक्शन में देखिए ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टेरिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से जा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में जा रहा है ब्लड। एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो रहा है। और हमारा जो हार्ट होगा वो कार्डियक मसल से बना होता है, और हार्ट तो कार्डियक मसल से बने होते हैं। और जो वेंट्रिकल की जो दीवारें होता हैं काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है आर्टेरिया की तुलना में। हम यदि हमारा हार्ट हम देखें तो अपनी हार्ट का हम बात करें स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल से बना होता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक मस्कुलेचर कहते हैं। कार्डियक मस्कुलेचर में मस्कुलेचर मीन्स होता है कि मसल्स का एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं मस्कुलेचर कहते हैं। मसल्स के एक टुकड़े को हम मस्कुलेचर कहते हैं। इसी कार्डियक मस्कुलेचर को हम कहते हैं नोडल टिश्यू कहते हैं। और यही जो नोडल टिश्यू होगा पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो नोडल टिश्यू का एक टुकड़ा या एक पैच क्या होगा राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं साइन या साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। और एक दूसरा नोडल टिश्यू का हिस्सा वो लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं एवियन या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड कहते हैं। जो एवी नोड होगा वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास पाया जाएगा। अभी हमने स्ट्रक्चर बताया था। और ख़ास बात ये होता है हमने स्ट्रक्चर भी बता दिया था कि और एवी नोड से एक बंडल
एराइज होता है, उस बंडल का नाम हो जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या एबी बंडल। और एबी बंडल एबी नोड से राइज हो रहा है, और यही एबी बंडल अब क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करवा दिया जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करवा दिया जाएगा और जा कर के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इमर्ज कर जाएगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जैसे इमर्ज करेगा, ये राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाएगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं फिर से, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाएगा, और यही राइट बंडल जो लेफ्ट बंडल होगा और यही वेंट्रिकल की मस्कुलेचर के वाल में जाके अपने मेन ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब जो राइट बंडल होगा वो राइट वेंट्रिकल की मसल्स की वाल में अपना ब्रांच भेज देगा, और जो लेफ्ट बंडल होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल की मस्कुलेचर वाल में अपना ब्रांच भेज देगा, जिसे हम कहते हैं परकिंजे फाइबर कहेंगे। वही हमने बताया था कि लड़की के जो सर मान लेते एबी नोड, और जो लड़की जो मोटा जोड़ा निकला रहता है उसे एबी बंडल कहते हैं, और जो दो चोटी में बांट लेती है उसे हम क्या कहते हैं, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल, और जो लास्ट में जो फुजरा निकला रहता है उसे हम कहते हैं परकिंजे फाइबर कहते हैं। स्ट्रक्चर यदि आप शुरुआत में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। अब कहते हैं जो नोडल टिश्यू होता है, कि जो नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू में इतना ज़्यादा क्षमता होता है, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। एक्शन पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, सूचना या हम बिजली या नर्व इम्पल्स कहते हैं। नोडल जो टिश्यू में इतना ज़्यादा क्षमता होता है वो बिजली पैदा कर सकता है या सूचना उपलब्ध करवा सकता है बिना किसी बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। इसलिए हम अपने हार्ट को हम कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं, क्योंकि ऑटो एक्साइटेबल मतलब खुद की हमारे शरीर बिजली पैदा कर रहा है, इसलिए ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। और जो नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू में जैसे एसए नोड हो गया, 5 टोटल होते हैं नोडल टिश्यू, एसए नोड, एबी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और परकिंजे फाइबर, टोटल 5 हो गए। और जितनी भी नोडल टिश्यू होते हैं उसमें क्या होगा, सभी में क्षमता होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, लेकिन सब में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का जो नंबर होगा सब में अलग अलग होता है। सभी में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का नंबर सब में अलग अलग होता है। जैसे सबसे ज़्यादा नंबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एसए नोड। एसए नोड सबसे ज़्यादा नंबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये 70 से 75 पर मिनट, 1 मिनट में 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट मतलब बिजली आप समझिए, और जितना बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उतना बार हमारा हार्ट धड़केगा। जैसे हमारा हार्ट अगर 75 बार धड़क रहा है, हम जान जाएंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कितना बार हुआ, एसए नोड किया 75 बार। और एसए नोड का खास बात ये होता है इनिशिएट और मेंटेनेंस करता है। एसए नोड का काम ही होता है इनिशिएट और मेंटेनेंस करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ताकि हमारा हार्ट एक लयबद्धता रूप से धड़कता रहे। और इसलिए हम एसए नोड को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, या हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। और जो हमारा हार्ट होगा 70 से 75 टाइम बीट करता है 1 मिनट में। यदि एवरेज की बात करें तो 72 बीट पर मिनट होता है। जिससे यहाँ पर लिखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पर देखिए जो एबी नोड होगा वो बिजली जो जनरेट करता है 45 टाइम करता है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट एसए नोड करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं कि इनिशिएट और मेंटेनेंस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट, आपका आंसर हो जाएगा एसए नोड हो जाएगा। और हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 बार बीट करता है 1 मिनट में। तो बस यही, जितनी बार हमारा हार्ट धड़कता है तो उतना हम जानते हैं हमारा हार्ट 72 बार बीट कर रहा है 1 मिनट में। हम पढ़ते हैं तो हम आपको स्ट्रक्चर भी बताएंगे, इसके बाद थ्योरी दिखाएंगे। तो कार्डियक साइकिल की जब शुरुआत होती है कि जितने भी चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के वो सब रिलैक्स अवस्था में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल होता है। और हम खास बात ये होता है, जैसे हमारा जो हार्ट होता है 60 सेकंड में हमारा जो हार्ट होता है 72 बार बीट करता है। 60 सेकंड में हमारा जो हार्ट होता है वो 72 टाइम बीट करता है। हमारा जो हार्ट धड़कता है 60 सेकंड में 72 बार बीट करता है। और यदि हम एक टाइम की बात करें, अगर एक बीट की बात करेंगे, यदि हम एक बीट की बात करें तो हो जाएगा 60/72 आएगा 0.8 सेकंड। जो 0.8 सेकंड होगा, 0.8 जो सेकंड होगा
वही हमारा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होगा। हमारी जो कार्डियक साइकिल जो चलता है 0.8 सेकंड होता है, क्योंकि 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट का सारी एक्टिविटी हो जाती है इसी 0.8 सेकंड के अंदर। जैसे इसमें क्या होगा, आर्टरियल का, देखिए आर्टरिया का सिस्टोल भी होगा और डायस्टोल भी होगा। उसी प्रकार वेंट्रिकल का भी जो देखा आर्टरियल जो सिस्टोल होगा वो 0.1 सेकंड के लिए होता है, जो आर्टरियल डायस्टोल होगा 0.7 सेकंड के लिए होता है। और उसी प्रकार जो वेंट्रिकुलर का सिस्टोल भी होगा और वेंट्रिकुलर का डायस्टोल भी होगा। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो 0.3 सेकंड के लिए होता है और वेंट्रिकल का जो डायस्टोल होगा वो 0.5 सेकंड के लिए होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थोड़ा सा हटके था इसलिए हम आपको बता दिए। अब हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं, फिर इसके बाद कार्डियक साइकिल का थ्योरी दिखाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे जो कार्डियक साइकिल में जो चारों चैम्बर होते हैं जब रिलैक्स अवस्था में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल होता है। ये हमारा हार्ट हो गया, इस अवस्था में हमारा जो हार्ट होगा चारों चैम्बर, चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, जितने भी चैम्बर होते हैं चारों चैम्बर, ये राइट एट्रिया हो गया हमारा और ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, एक का तो लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ। जॉइंट डायस्टोल वह अवस्था होता है हार्ट के जो चारों चैम्बर होते हैं एकदम रिलैक्स अवस्था में होते हैं। और जॉइंट डायस्टोल में खास बात ये होता है कि पल्मोनरी जो आर्टरी, देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वेना केवा का जो ब्लड होगा हमारी बॉडी में, जो वेना केवा है, ये वेना केवा है, वेना केवा का जो ब्लड होगा, वेना केवा का ब्लड आएगा राइट एट्रियम में आएगा, वेना केवा का जो ब्लड होगा राइट एट्रियम में आएगा। फिर और जो पल्मोनरी वेन होगा, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन का जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम आएगा, ये लेफ्ट एट्रिया हो गया हमारा जो खाना है, ये हमारा क्या होगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का जो ब्लड होगा लेफ्ट एट्रियम में आएगा और वेना केवा से जो ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आएगा। अब यहाँ पर जो जॉइंट डायस्टोल के समय जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया और ये क्या हो गया, बाइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया और ये बाइकस्पिड वाल्व हो गया। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होगा राइट एट्रिया, ये राइट एट्रिया हो गया और राइट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। तो जॉइंट डायस्टोल समय ट्राइकस्पिड वाल्व भी ओपन होंगे और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा और ये भी ओपन होंगे। और उसी समय जब सब ये ओपन होंगे उसी समय पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से आएगा यहाँ पर सेमी लूनर वाल्व, ये भी क्या होगा, क्लोज होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये एओर्टा हो जाएगा, मोटा सा जो पाइप होगा एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के बीच में एक वाल्व पाया जाएगा जिसे हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। जॉइंट डायस्टोल के समय, एक बार फिर से सुनिए, जॉइंट डायस्टोल के समय चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स होंगे और राइट एट्रिया में वेना केवा से ब्लड आएगा और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम ब्लड आएगा। फिर वही जो ब्लड होगा, अब यही ब्लड जो राइट एट्रिया का जो ब्लड होगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा और जो लेफ्ट एट्रिया का ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है और फिर इसके बाद बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर जो ये सेमी लूनर वाल्व होते हैं, ये जो हमने वाल्व दिखाया सेमी लूनर वाल्व इसमें क्लोज होंगे। ये हमारा जॉइंट डायस्टोल। अब इसमें हम पढ़ेंगे, टोटल हमारे 4 स्टेप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, एट्रिया नाम ही बताता है, यहाँ पर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रिया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये हमारा हार्ट हो गया। हार्ट में क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल बताता है कि यहाँ पर एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एट्रिया का हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना है और यहाँ पर और एसए नोड क्या करता है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एसए नोड ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और एसए नोड राइट एट्रिया में पाया जाएगा। ये राइट एट्रिया हो गया और ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और एक का तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। जो
देखिए जो एसए नोड होगा वो राइट एट्रियम में पाया जाएगा। अब एसए नोड क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, और जब एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, बिजली। अब एसए नोड अब पूरा मतलब एट्रियम में बिजली पैदा हो गया। जब बिजली पैदा होते ही जैसे बिजली आप छूते तुरंत आपको करंट लग जाता है, उसी प्रकार क्या होगा, जब एट्रियम में दोनों एट्रियम में बिजली पैदा होगा और दोनों एट्रिया एक साथ का ऐसे कांटेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों एट्रिया एक साथ कांटेक्ट होंगे। जब एट्रिया कांटेक्ट होगा उसी समय, क्योंकि ये एट्रियल सिस्टोल, तो यहाँ पर क्या होगा, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, यहाँ पर क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाएंगे और यहाँ पर बाइकस्पिड वाला होगा। जब दोनों एट्रिया कांटेक्ट होंगे तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व तो पहले से ओपन होंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, 30% जो ब्लड होगा, 30% जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। स्पीड के साथ ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। जब दोनों एट्रिया एक साथ ऐसे कांटेक्ट करेंगे तो 30 ml ब्लड वेंट्रिकल में बहुत स्पीड फ्लो साथ पहुंच जाएगा, और दोनों एट्रिया एक साथ कांटेक्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। और वेंट्रिकल सिस्टोल में हम बताते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल में थर्ड हमारा हो जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये होगा, जैसे हमारा हार्ट हो गया, क्योंकि अब एट्रिया के पास बिजली पहुंच चुका है, अब हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल बताना है। तो अब हम वेंट्रिकल की दीवार में कांटेक्ट करवाएंगे। कैसे, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो हमारा हार्ट होगा, यहाँ पर जो हार्ट होगा ऐसे क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर हम आपको हार्ट दिखाते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, और यहाँ पर क्या होगा, एसए नोड यहीं प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल में हमने एसए नोड पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी नोड प्रेजेंट होगा। वेंट्रिकुलर हमें सिस्टोल बताना है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब होगा, तो यहाँ पर ये ए बी नोड प्रेजेंट होगा। इस राइट एट्रिया के लोअर साइड में ए बी नोड प्रेजेंट होगा, और यही ए बी नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और ए बी नोड का जो बिजली होगा आएगा ए बी बंडल पास। ये जो दिखा रहा है ए बी बंडल हो गया, और ए बी बंडल से राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाएगा, और जो राइट और लेफ्ट बंडल पूरे मतलब वेंट्रिकल की मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देगा। जब पूरे वेंट्रिकल की मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, हम कहते हैं वेंट्रिकल की दीवार में बिजली पूरा फैल गया, और जब वेंट्रिकल की दीवार में जैसे बिजली पूरा फैलेगा तुरंत वेंट्रिकल सिकुड़ जाएगा, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और सोचो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है इस ड्यूरेशन में, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो वाल्व होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो वाल्व होगा, यहाँ पर क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बाइकस्पिड। ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, और ये क्या था, बाइकस्पिड वाल्व होगा। और ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वेंट्रिकल अगर क्लोज नहीं होगा तो यही वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा, जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल से ब्लड पूरा एट्रियम चला जाएगा, और हमें ये नहीं करना है, क्योंकि वाल्व का काम ही होता है प्रिवेंट द बैक फ्लो को रोकना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया और बाइकस्पिड वाल्व हो गया, वो क्या होता है, बंद हो जाएंगे। और इस कंडीशन में जो पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमी लूनर वाल्व होगा, और एओर्टा में भी सेमी लूनर वाल्व होगा, ये दोनों सेमी लूनर वाल्व हो गए। ये क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व हो गया, और ये भी सेमी लूनर वाल्व हो गया। ये क्या होगा, ये जो हो गया पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और ये क्या आता है, एओर्टा हो गया। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों में क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व पाए जाएंगे, और इस कंडीशन में भी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा सेमी लूनर वाल्व भी क्लोज होंगे। जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे, ये क्या होगा, पल्मोनरी, ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और ये एओर्टा हो गया। और यहाँ पर क्योंकि राइट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में कनेक्शन करता है, सेमी लूनर वाल्व द्वारा जुड़ा होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ एओर्टा सेमी लूनर वाल्व द्वारा बंद होते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व भी बंद होंगे, और सेमी लूनर वाल्व भी क्लोज होंगे। जब ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड और सेमी लूनर वाल्व, अब क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो होगा, क्योंकि जब प्रेशर, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम घट रहा है, जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड जो होगा ऐसे घूम पूरा दीवार में ऐसे नाचेगा, ऐसे पूरा जब घूम पूरा ऐसे ब्लड ऐसे पूरा दीवार में जाके टकराएगा,
क्योंकि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व पहले से बंद है। और जाके जब हम कोई भी देखिए, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई भी आवाज़ नहीं आता है, जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो चू धीना सा आवाज़ आता है। बस वहाँ पर हमेशा जब बंद होगा तभी आवाज़ आएगा, इतना आप दिमाग को रखिए। यहाँ पर एक फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होगा जिसका नाम हो जाएगा लब। एक फर्स्ट हार्ट साउंड होगा जिसका नाम लब होगा। एक कब जनरेट होगा? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, क्योंकि अब प्रेशर और बढ़ेगा। यदि हम प्रेशर और बढ़ा दें, कहते हैं अगर वेंटिकल दीवार में प्रेशर और हम बढ़ा दें, वेंटिकल दीवार में जैसे हम प्रेशर और बढ़ाते हैं, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे वेंटिकल दीवार में प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होगा और एओर्टा होगा, यहाँ से जो सेमी लूनर वाल्व होंगे ऐसे ओपन हो जाएंगे, सेमी लूनर वाल्व ऐसे ओपन हो जाएंगे। जब प्रेशर बढ़ता जाएगा और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व पहले से बंद है, तब क्या होगा? सेमी लूनर वाल्व प्रेशर बढ़ेगा तो वेंटिकल भाई दीवारें पूरा घटेगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम घटता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि मतलब इतना फ्लो हो जाएगा वेंटिकल के अंदर, तुरंत मतलब जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड चला जाएगा और सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएगा, तभी ना ब्लड आएगा पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में। अब जब सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे तो पल्मोनरी आर्टरी हो गया और एओर्टा हो गया, और दोनों में ब्लड क्या होता है ऐसे निकल जाएंगे। बॉडी ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रह जाएंगे। अब जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, अब फिर इसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। अब हमारा जो चौथा स्टेप हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब हमारा जो चौथा स्टेप हो जाएगा, अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। क्योंकि अब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों हम कॉन्टैक्ट देख चुके हैं, अब हम देखना है वेंट्रिकल। ये जो वेंट्रिकल की जो दीवारें होते हैं, अब इसे जो कॉन्टैक्ट किया था, वेंट्रिकल दीवारें ऐसे कॉन्टैक्ट किया था, और वेंट्रिकल दीवारें अब हम इसको रिलैक्स अवस्था में लेके आएंगे। वेंट्रिकल जो दीवारें होता है अब इसे रिलैक्स अवस्था में लेके आएंगे। ऐसे जो वेंट्रिकल जो दीवारें होगा इसे हम कहते हैं रिलैक्स अवस्था में लेके आएंगे। जब ये रिलैक्स अवस्था में आएगा, जब ये वेंट्रिकल की जो दीवारें होगा रिलैक्स अवस्था में आएगा, और जब रिलैक्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, और यहाँ पर क्या होगा? ये एओर्टा हो गया, और यहाँ पर सेमी लूनर वाल्व पाए जाएंगे। यहाँ पर ऐसे सेमी लूनर वाल्व लगे होंगे जो हमने ग्रीन कलर बना दिया है, ये सेमी लूनर वाल्व होते हैं। क्योंकि जब वेंट्रिकल वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जब ब्लड, हमेशा ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ होगा। अब सोचिए इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर ब्लड भरे हैं, और यहाँ पर वेसल्स के अंदर जो एओर्टा वेसल्स है, पाइप है, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, और पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर भी प्रेशर ज़्यादा है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा और इस वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो गया तो कहीं ब्लड, क्योंकि ब्लड का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ होगा, तो अगर कहीं ब्लड कहीं फिर वेंट्रिकल में ना पहुंच जाए, इसलिए क्या होगा? जो सेमी लूनर वाल्व होगा क्लोज हो जाएंगे। ये जो सेमी लूनर वाल्व होगा ये क्लोज हो जाएंगे। जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगा अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा नहीं। जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगा तो फिर ये जाके ब्लड ऐसे दीवार से टकराएंगे, सेमी लूनर वाल्व से जाके टकराएंगे। जब सेमी लूनर वाल्व से, क्योंकि सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज हो जाएगा और ब्लड जाके इससे टकराएंगे सेमी लूनर वाल्व से, एक हमें आवाज़ दूसरा आएगा डब, जो हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा जिसका नाम होगा डब। डब साउंड कब सुनाई देगा? जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगा। कोई सा भी हमें साउंड होगा वो जब क्लोज होगा तभी हमें कोई साउंड सुनाई देगा। अगर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो रहे हैं तो हमें लब साउंड सुनाई देगा। यदि सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो रहे हैं तो हमें डब साउंड सुनाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा? वेंट्रिकल अपनी पुनः अवस्था में आ रहा है, वेंट्रिकल दीवारें पुनः अवस्था में अपनी अवस्था में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम कहेंगे वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया, वेंट्रिकल का डायस्टोल हो गया। वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल अपने रिलैक्स अवस्था में आ गया। अब हम वेंट्रिकल डायस्टोल में, अब इसके बाद फिर वही पुनः जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा। अब यही क्या होगा? जब पूरा वेंट्रिकल अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा फिर जॉइंट डायस्टोल अगेंस्ट फिर आ जाएगा।
पुनः जॉइंट डायस्टोल, जहाँ हमने शुरुआत किया था कार्डियक साइकिल पढ़ा था, फिर वहीं फिर पुनः आ जाता है, क्योंकि उस समय क्या होगा, बाइकस्पिड, ये हमारा हो जाएगा ट्राइकस्पिड, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाएंगे, और यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व पाए जाएंगे। ये दोनों क्या होगा, ओपन हो जाएंगे, और फिर ऐसे पल्मोनरी, ये जो वेना केवा होगा और जो पल्मोनरी वेन होगा, फिर ब्लड ऐसे आएगा, फिर ऐसे राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेना केवा से बाइकस्पिड, वेना केवा का जो ब्लड होगा लेफ्ट एट्रिया से बाइकस्पिड होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर वही ज्वाइंट डायस्टोल फिर पुनः आ जाएगा, हमारे चारों हार्ट नॉर्मल अवस्था में फिर आ जाएंगे। यही साइकिल फिर ऐसा होता रहेगा। जितनी हमने बताया है ये सब कार्डियक साइकिल जो था 0.8 सेकंड में सब कुछ हमें कंप्लीट देखने को मिला है। अब चलिए हम आपको थ्योरी दिखाता हूँ कि थ्योरी देखिए किस तरह, जो हमने समझाया सेम लाइन वही लिखा है, तो अब हम आपको थ्योरी दिखा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कार्डियक साइकिल, यदि आप एक बार समझ गए, दिमाग में बैठ गया फिगर, तो कभी आपको भूलेगा नहीं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कहते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो स्टार्ट किया जाता है जब हमारे चारों चैम्बर रिलैक्स अवस्था में होते हैं हार्ट के, तो उसे हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। और जॉइंट डायस्टोल में अभी हमने बताया था कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, ओपन होंगे। अभी हमने बताया था जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे और पल्मोनरी जो वेन का जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा। और अभी स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। पल्मोनरी जो वेन का जो ब्लड होगा लेफ्ट एट्रिया में आएगा, और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चले जाएंगे जो बाइकस्पिड वाला थ्रो होगा। और वेना केवा का जो ब्लड होगा, वो वेना केवा का जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रिया में आएगा। वेना केवा का जो ब्लड होगा लेफ्ट एट्रिया में आएगा, और जब लेफ्ट एट्रिया में ब्लड लेफ्ट, अरे यार ये सब गड़बड़ा जाइए। अब हम आपको थ्योरी रिकॉल करवाते हैं। कार्डियक साइकिल की जब शुरुआत होता है तो जॉइंट डायस्टोल से ही हम स्टार्ट करते हैं। जॉइंट डायस्टोल एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ पर हार्ट के हमारे चारों चैम्बर क्या होता है, रिलैक्स अवस्था में होते हैं। और जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, और जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे और पल्मोनरी वेन से जो ब्लड होगा, पल्मोनरी वेन का जो ब्लड हो, पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया में आएगा, और लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड होगा वो बाइकस्पिड वाल्व को थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। उसी प्रकार जो वेना केवा का जो ब्लड होगा वो राइट एट्रिया में आएगा, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। तो इस और उस समय क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व क्या होता है, क्लोज होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। ये हमारा पूरा स्टेज हो गया। अब हम जो हमारा सेकंड स्टेज हो जाएगा जॉइंट डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में ये होगा, एट्रियल सिस्टोल हमारा सेकंड स्टेज होगा। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, दोनों एट्रिया एक साथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। और दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एट्रिया रीजन में ही एस नोड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और एस नोड ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। एस नोड ही बिजली को उत्पन्न करता है। जब एस नोड एक्शन पोटेंशियल मतलब बिजली को उत्पन्न करेगा तो पूरी एट्रिया की दीवार में पूरा बिजली फैल जाएगा और दोनों एट्रिया एक साथ ऐसे कॉन्टैक्ट कर जाएंगे। जब एट्रिया दोनों एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे इससे क्या होगा, जो 30% जो ब्लड का फ्लो होगा वो वेंट्रिकल में बढ़ जाएगा। वेंट्रिकल के अंदर 30% ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा क्योंकि एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में चले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होगा थर्ड हमारा हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये होगा कि क्योंकि अब हमें वेंट्रिकल की दीवार में कॉन्टैक्ट करवाना है, तो कॉन्टैक्ट कब होगा, जब वेंट्रिकल की दीवार में बिजली पहुँचेगा। कैसे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल तभी होगा जब ए भी नोड एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करेगा, क्योंकि ए भी नोड बिजली पैदा करता है। ए भी नोड भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। जब ए भी नोड से बिजली कहाँ पर आएगा, ए भी बंडल पास आएगा, और ए भी बंडल से आएगा बंडल ऑफ हिस्स पे आएगा एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल बंडल ऑफ हिस्स पे आ जाएगा पूरे वेंट्रिकल की मसल्स में एक्शन पोटेंशियल या बिजली पूरा फैल जाएगा। जब पूरा
वेंट्रिकल की दीवारें पूरा मसल, वेंट्रिकल की मसल में जब पूरा बिजली फैल जाएगा तो हम कहेंगे वेंट्रिकल की जो मसल्स होगा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो उस समय क्या होगा, जो एट्रिया होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। एट्रिया रिलैक्स मतलब एट्रियल डायस्टोल कहते हैं उसे। और दोनों एक साथ घटना होता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा इस तरह होता है, अगर एट्रिया उस समय कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल इसमें रिलैक्स होगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया ऐसे रिलैक्स हो जाएगा तुरंत। एट्रिया जब रिलैक्स होगा तो उस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक साथ दोनों घटना चलता रहता है। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल की दीवारें में प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने से ही क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल्व होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व इसलिए क्लोज हो जाएंगे ताकि इससे क्या होगा, बैक फ्लो को हम रोका जा सके कि कहीं वेंट्रिकल का ब्लड पुनः एट्रियम में चला जाए। इसलिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाए, क्लोज हो जाएंगे। जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे, इससे क्या होगा, जो वेंट्रिकल का ब्लड होगा पुनः एट्रियम में जा नहीं पाएगा। यदि हम वेंट्रिकल का प्रेशर और हम बढ़ा दें, सोचो वेंट्रिकल प्रेशर और हम बढ़ाते जा रहे हैं, जब वेंट्रिकल प्रेशर और हम बढ़ाएंगे तो पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमीलुनर वाल्व होगा और एओर्टा में भी सेमीलुनर जो वाल्व होगा फोर्सफुली क्या होगा, ओपन हो जाए। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, ब्लड पूरा सेमीलुनर वाल्व से होते हुए पूरा पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में ब्लड पहुँच जाएंगे। जब अब पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में ब्लड पहुंच गए, अब उससे क्या होगा, ब्लड पूरे वेंट्रिकल से फ्लो होते हुए ब्लड वेसल्स से होते हुए सर्कुलेटरी पाथवे में चला जाएगा। क्योंकि जो वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से पूरा ब्लड वेसल्स के माध्यम से सर्कुलेटरी पाथवे में चला जाएगा। अब क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड पूरा पहुंच गया, सेमीलुनर वाला ओपन हो गया, ब्लड पूरा पहुंच गया। अब क्या होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, जो हमारा फोर्थ स्टेज होगा वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकल अब अपनी अवस्था में आएगा, वेंट्रिकल रिलैक्स अवस्था में आएगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कैसे आएगा, क्योंकि जब वेंट्रिकुलर का जो प्रेशर होगा घटने लगेगा, घटेगा। जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर घटेगा, इससे क्या होगा, सेमीलुनर जो वाल्व होगा क्लोज हो जाएगा। सेमीलुनर वाल्व इसलिए क्लोज होगा ताकि क्या होगा, कहीं जो वेंट्रिकल में ब्लड पुनः वापस ना आ जाए। क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का ब्लड पुनः वेंट्रिकल में कहीं ना चला जाए, इसलिए सेमीलुनर वाल्व क्लोज कर दिया जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो पुनः पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा का जो ब्लड वेंट्रिकल में आ ही नहीं पाएगा। जब वेंट्रिकल में आ ही नहीं पाएगा, इससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। जब वेंट्रिकुलर का जब वेंट्रिकल का प्रेशर घट जाएगा, अब क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। प्रेशर एट्रिया एग्जर्टेड, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड जब वाल्व ओपन हो जाएंगे, जब ओपन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो एट्रिया में जो ब्लड होगा फिर से पल्मोनरी वेन और एओर्टा, पल्मोनरी वेन और वेना केवा से ब्लड फिर एट्रिया में आता रहेगा। इससे क्या होगा, जो ब्लड होगा फिर वही वेंट्रिकल में पुनः फ्रीली मूव करते चला जाएगा। फिर वही हमें पुनः वेंट्रिकल और एट्रिया पुनः अगेन जॉइंट फिर रिलैक्स अवस्था में आ जाएंगे, उसे हम कहते हैं फिर जॉइंट डायस्टोल कहेंगे। क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाएंगे, उसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं फिर से स्टार्ट हो गया था। क्योंकि चारों स्टेज खत्म होने के बाद, क्योंकि एट्रियल जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर इसके बाद पुनः जॉइंट डायस्टोल आता जाएगा। ऐसे साइकिल बार बार ऐसे चलता रहेगा। जितनी भी स्टेज हमने पढ़ चुके हैं, एक क्या होता है, इससे बार बार चलता रहेगा। और इससे नोड क्या होगा, जनरेट करता रहेगा नया नया एक्शन पोटेंशियल, नया नया बिजली। इसे हम मतलब रिपीट जो कार्डियक साइकिल होगा वो ऐसे लगातार ऐसे चलता रहेगा। अब कार्डियक साइकिल की डिफिनीशन किसे कहते हैं? कार्डियक साइकिल की डिफिनीशन उसे कहते हैं कि सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ हार्ट का जो हमने चारों स्टेप पढ़ाया था। जैसे हमारा हो गया था जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो चारों सीक्वेंस होगा सीक्वेंशियल इवेंट जो इन द हार्ट के अंदर जो चारों घटना जो चल रहा था वो साइकिल रिपीट होता रहेगा, उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल कहते हैं। और हमने बताया था कि जो कार्डियक साइकिल होता है दो चीज़ से मिलकर बना होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। जैसे एट्रियल सिस्टोल हो गया, देखो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में सिस्टोल होगा और एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में डायस्टोल होगा। सिस्टोल और डायस्टोल बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल, मतलब सिस्टोल
होगा एट्रिया में और वेंट्रिकल में, और डायस्टोल होगा एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में होगा। कहते हैं कि 72 जो 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, और जितना हार्ट हमारा जितनी बार धड़केगा उतना बार ही कार्डियक साइकिल चलेगा। यदि हमारा हार्ट 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, तो कार्डियक साइकिल भी 72 बार भी चलेगा 1 मिनट में। कार्डियक साइकिल भी उतना बार चलेगा, 72 बार ही चलेगा। और कार्डियक साइकिल का हमने ड्यूरेशन दिखाया था अभी आपको कि कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन होगा 0.8 सेकंड होगा, कई बार नीट में आ चुका है। और जो कार्डियक साइकिल में प्रत्येक वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा, क्योंकि प्रत्येक वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा 70 ml ऑफ ब्लड, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी हम आपको दिखाएंगे कि मतलब समरी में दिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम बीट वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम के हम कहते हैं बीट वॉल्यूम, एक दूसरा नाम हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम। कैसे? जैसे हमारा ये हार्ट होगा, जो हार्ट होगा ऐसे, और वेंट्रिकल की जो दीवारें होती हैं ऐसे वेंट्रिकल होगा, और वेंट्रिकल की दीवार से यहाँ 70 ml ऐसे ब्लड पंप कर दिया जाएगा। 70 ml ऐसे ब्लड पंप कर दिया जाएगा, प्रत्येक वेंट्रिकल से 70 ml ऐसे ब्लड पंप कर दिया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, झटका हम देते हैं। कहने मतलब ये है, यहाँ पर लिखा है कि कार्डियक साइकिल में प्रत्येक वेंट्रिकल से 70 ml जो ब्लड होगा पंप करवा दिया जाएगा, बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम और मल्टीप्लाई हम करते हैं हार्ट रेट से। और हार्ट रेट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ बीट पर मिनट। कई बार क्वेश्चन आया, हार्ट रेट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ बीट पर मिनट को हम हार्ट रेट कहते हैं। जब स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट कहेंगे। एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका था, इसी तरह क्वेश्चन पूछा था, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। और स्ट्रोक जो वॉल्यूम होगा वो 70 ml होगा, और हार्ट रेट क्या होता है? 72। और टोटल कितना निकल कर आएगा? 5000 ml या 5 लीटर आ जाएगा, या हम हो जाएगा 5 लीटर। टोटल वैल्यू 5 लीटर हो जाएगा या 5000 ml हो जाएगा। ये नीट में एग्जाम में एक बार आ चुका था फार्मूला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। या 5 लीटर कहिए, 5 लीटर बराबर क्या होगा? 5 ml हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए, जिससे हम ये तो हेल्थी इंडिविजुअल की हम बात किए थे, और कहते हैं कि हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा क्षमता होता है कि यदि हम स्ट्रोक वॉल्यूम के यदि हम परिवर्तन कर दें, स्ट्रोक वॉल्यूम को यदि हम अल्टर कर दें या परिवर्तन कर दें, तो हार्ट रेट में भी परिवर्तन हो जाएगा। और जब हार्ट रेट भी परिवर्तन हो जाएगा, इससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट में भी चेंज हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंज हो गया तो हार्ट रेट में भी चेंज हो जाएगा, और कार्डियक आउट भी चेंज हो जाएगा। कहते हैं कि जो एथलीट होते हैं, जो दौड़ने भागने, जो घुड़सवारी होते हैं, या जो बहुत तेज रनर होते हैं, जो एथलीट होते हैं उसे हम रनर या घुड़सवारी या बहुत तेज दौड़ने वाले उसे हम एथलीट कहते हैं। एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट होगा नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा, उनका हार्ट ज़्यादा तेज चलता है, ज़्यादा तेज कार्डियक आउटपुट उनका ज़्यादा होता है। और हमने बताया था कि हार्ट साउंड में 2 साउंड होते हैं, एक लब साउंड और डब साउंड। अब हमने पढ़ा दिया था। देखिए कैसे कार्डियक साइकिल के दौरान, प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान 2 या एक कार्डियक साइकिल में 2 साउंड उत्पन्न होते हैं, जिसे हम आसानी से स्टेथोस्कोप द्वारा हम सुना जा सकता है। पहला हमारा साउंड हो जाएगा, फर्स्ट हार्ट साउंड को लब कहते हैं, और सेकंड हार्ट साउंड को हम डब कहते हैं। हमने पहले बताया था कोई सा भी साउंड जनरेट कब होगा? जब हमेशा क्लोज होगा। पहला आपका आंसर नहीं हो जाएगा, ओपन की तरफ कभी नहीं जाएंगे। जब आपका दरवाज़ा, कभी भी आप अपने घरों में जब दरवाज़ा बंद करेंगे तभी आवाज़ आएगा। दरवाज़ा कभी खोलते कभी आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन जब दरवाज़ा बंद करते चूँ दिन सा आवाज़ आता है। बस उसी प्रकार क्या होगा, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तब जाके हमें फर्स्ट लब साउंड सुनाई देगा, जिसका नाम हो जाएगा लब। फर्स्ट हार्ट साउंड लब कहते हैं, तब ये सुनाई देगा। और जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे, अभी हमने बताया था जब सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तब एक दूसरा हमें सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा, जिसका नाम हो जाएगा डब। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस साउंड को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि क्लिनिकल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंट बीमारियों को हम आसानी से पता लगाया जा सके। इसलिए हम स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें अलग लगा के देखते हैं कि क्या तुम्हारी स्थिति है। हम बीमारी को जाँच लगाते हैं, जाँच को पता करते हैं कि कौन सा बीमारी हो गया है।
हार्ट हमारा धड़क रहा है, कितनी बार धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा है। कार्डियोग्राफ में स्पेशली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ग्राम में दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बताते हैं, जो मशीन लिखा है, जो मशीन का नाम होता है उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपको विशेष ध्यान, यहाँ पर जो ग्राफ लिखा है हमें लगता है कि पेपर का नाम है, लेकिन हमें जस्ट यहाँ पर अपोजिट थिंग रखना है। यहाँ पर जो मशीन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। और जिस पेपर पे हम रीडिंग नोट करते हैं, जिस पेपर हमें रीडिंग ऑब्टेन होगा, उस पेपर का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पेपर का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मशीन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस याद करना है। और ईसीजी का डिफिनीशन क्या है? ईसीजी का डिफिनीशन है कि एक कार्डियक साइकिल में जो हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कितना होता है, जो हम ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं ईसीजी। एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट में आपने कभी देखा होगा, जैसे आपके किसी रिलेटिव या किसी को मतलब व्यक्ति को देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस में आ जाते हैं तो मतलब एक कार्डियक अरेस्ट बहुत इमरजेंसी केस में होता है कि इसमें पेशेंट, देखिए आप कहीं जाते हैं हॉस्पिटल में एक टीवी लगा होता है बाहर, तो पेशेंट हमारा जो कोई पेशेंट है वो जाएगा मशीन के द्वारा उस पेशेंट को सेट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, डॉक्टर मॉनिटरिंग करेंगे मशीन से, उसके देखते हैं वोल्टेज का जांच करते हैं स्क्रीन के द्वारा। यदि उस साउंड में पी 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 आवाज़ आ गया तो पेशेंट क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट उसका हो जाएगा। वो भगवान ही जाने कहाँ गया होगा। अब हमारी जो सिलेबस में स्टैंडर्ड जो ईसीजी के बारे में ही दिया गया है, ईसीजी वैसे 2 प्रकार जांच होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में एक ही सिलेबस दिया है, नीट के सिलेबस में स्टैंडर्ड ईसीजी। जो स्टैंडर्ड जो यदि हमें ईसीजी ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रिकल लीड की आवश्यकता होगी स्टैंडर्ड ईसीजी प्राप्त करने के लिए, जिसमें से हम मशीन के द्वारा पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं। और जब मशीन पेशेंट को कनेक्ट करते हैं, इसमें 3 हम लीड लगाते हैं। एक लीड हम लगाते हैं दाहिने हाथ के कलाई में और दूसरा जो लीड लगाते हैं बाएं हाथ की कलाई में। ईच रिस्ट प्रत्येक कलाई में लगाएंगे और इसके बाद एक लेफ्ट एंकल मतलब बाएं पैर की एड़ी में लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे ईसीजी के द्वारा हम अपने हार्ट के एक्टिविटी को लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यदि अब हमारा जो ईसीजी का देखिए ये फिगर है, ये हमारा ईसीजी का पूरा ग्राफ है। ये जो ग्राफ दिया गया है, देखिए ये ग्राफ हमें दिखाया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, क्योंकि जो ग्राफ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो मशीन का नाम होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा। हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हमारा फिगर दिख रहा है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमने कहा उल्टा, आप देखिए ये हमारा जिस पेपर पे ईसीजी ग्राफ दिखाया गया है, जो पेपर में जो ग्राफ दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपको अपोजिट थिंग रखना है। यदि हमें ईसीजी का डिटेल इवोल्यूशन करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम चाहते हैं हार्ट का फंक्शन को हमें डिटेल जांच करना है तो हम क्या करेंगे, सीने पे क्या करते हैं मल्टीपल लीड अटैच कर देते हैं और जो मतलब पूरा हमें डिटेल ईसीजी के बारे में पता चल जाएगा। ये हमें यदि स्टैंडर्ड जो ईसीजी हमें देखते हैं, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ईसीजी दिया गया है, स्टैंडर्ड जो ईसीजी होता है पी लेटर से देखिए स्टार्ट होगा, पी लेटर से स्टार्ट होगा और टी लेटर में समाप्त होगा। ये हमारा पूरा एक ईसीजी, पूरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा एक ईसीजी ऐसे मतलब हमारे हार्ट में 72 बार हार्ट धड़केगा, तो वैसे हमारा 72 पीक ऐसे आएगा। लेकिन हमारा ये पूरा एक ईसीजी एक पीक दिखा रहा है, यहाँ पी से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा एक पीक होगा। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट वही थ्योरी में कि ईसीजी में जो एक पीक होगा पी से लेके टी तक होगा, जो हम क्या कहते हैं हार्ट की एक्टिविटी को हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें पी वेव होता है, पी वेव हमें बताता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। हम कह सकते हैं कि जब पी वेव होगा
तो मतलब दोनों आर्टरिया एक साथ कांटेक्ट कर जाएंगे, दोनों आर्टरिया एक साथ ऐसे कांटेक्ट कर जाएंगे। अभी हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, जैसे हमारा आर्टरिया है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा ऐसे हार्ट है। यहाँ पर जो आर्टरिया होगा ऐसे पी वेव जब होगा तो यहाँ पर जो ये हमारा आर्टरिया है, ये राइट आर्टरिया हो जाएगा और ये लेफ्ट आर्टरिया। हमारा ऐसे आर्टरिया में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये हमें पी वेव बारे में बताता है। यदि दोनों आर्टरिया एक साथ कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये हमें पी वेव बारे में बता रहा है। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में इसी वक्त हम बता दे रहा हूँ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेगा तो हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चलेगा। देखिए कैसे, ये आप देखो, कांटेक्ट को हम सिस्टोल भी कहते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल हो या वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये हमें जो वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेगा ये हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा है कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, सबसे पहले हम बताते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। यहाँ पर जो ग्राफ होगा ये हमारा पी वेव हो गया और ये इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं ग्राफ को। एक हमारा पी पार्ट हो गया, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एक टी वेव हो जाएगा। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक वेव हो जाएगा और टी वेव, कुल मिलाकर टोटल 3 वेव हमें इस ग्राफ में दिखेगा। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें बताता है कि डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, या हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा हम कहेंगे कि जो हमारा वेंट्रिकल क्या हुआ, सिस्टोल कर गया, बिगनिंग ऑफ सिस्टोल दिखाता है। क्योंकि ये हमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हमें दिखेगा एक क्यू के बाद ही हम मार्क करेंगे, तभी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू के बाद ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तब बिगनिंग ऑफ सिस्टोल या वेंट्रिकल सिस्टोल कहो या बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, या हमारा वेंट्रिकल जो क्या करता है, सिस्टोल कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, या वेंट्रिकल सिस्टोल कहो चाहे बिगनिंग ऑफ सिस्टोल कहो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। अब टी वेव हमें बताता है कि टी वेव में हमें बताता है कि जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अपनी पुनः अवस्था में आने लगता है, उसे रिपोलराइजेशन कहते हैं। जो वेंट्रिकल होगा, जैसे हमारा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमारा ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, एक बार ग्राफ आप देख लिए ना तो कभी जीवन में भूलेगा नहीं। ये हमारा क्या होता है, आर्टरिया होगा, दोनों चैम्बर, ये हमारा आर्टरिया हो गया और ये हमारा चैम्बर वेंट्रिकल हो गया। जब पी वेव होगा, पी वेव में क्या होगा, हमारा दोनों आर्टरिया कांटेक्ट करेंगे, ये हमें पी वेव बारे में बता दिया। और क्यू वेव में क्या होगा, क्यू वेव में जो होगा, ये क्यू वेव बारे में बता रहा है, क्यू वेव में वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा है, क्यू वेव में वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा। और फिर इसके बाद जब टी वेव आएगा, टी वेव आते ही जो वेंट्रिकल था ऐसे अपने पुनः नॉर्मल अवस्था में आने लगता है। जो वेंट्रिकल है ऐसे जो कांटेक्ट किया था वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल ऐसे अपने नॉर्मल अवस्था में आने लगता है। ये हमें टी वेव बारे में बताता। आप यही फिगर एक बार दिमाग में रखेंगे तो कभी आपका ईसीजी कभी ग्राफ गलत ही नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है कि टी वेव मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। वही देखिए, मैं फिर से एक बार निकाल करवा दे रहा हूँ टी वेव बारे में कि टी वेव रिपोलराइजेशन को बताता है। रिपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, जो वेंट्रिकल एक्साइटेड स्टेट था वो अपने नॉर्मल स्टेट में आने लगता है, वो टी वेव बारे में बताता है। और टी वेव में क्या होगा, एंड ऑफ सिस्टोल मार्क करता है एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव मार्क कर रहा है एंड ऑफ सिस्टोल को। अब कहते हैं कि क्योंकि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ऐसे जब हमारा 1 मिनट में हार्ट 72 बार बीट करेगा तो यहाँ पर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऐसे 72 बार पीक बनेगा, यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक जब बार हार्ट बीट होगा तो वहाँ पर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो मैं आपको यहाँ फार्मूला एक बताना चाहता हूँ कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बराबर, एक फार्मूला बनता है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बराबर 1 हार्ट बीट होगा, और एक हार्ट बीट बराबर एक कार्डियक साइकिल होगा। कहते हैं कि ये हमारा फार्मूला बन के आता है कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बराबर, क्योंकि 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार बीट करेगा, अगर हार्ट हमारा 72 बार बीट करेगा तो 72 कार्डियक साइकिल चलेगा और 1 मिनट में, और 1 मिनट में 72 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जब भी हम ईसीजी का ग्राफ देखते हैं तो हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करते हैं। यदि 1 मिनट के ड्यूरेशन में हमारा 72 बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो हम जान जाएंगे तो आपका ग्राफ एकदम सही है, कोई बीमारी आपको नहीं है। हम ग्राफ देख ऐसे बताते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यदि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को हम गिन लें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को गिनने से हमें डिटरमाइन कर लेते हैं, हार्ट बीट रेट को हम डिटरमाइन कर देते हैं किसी भी इंडिविजुअल केस में। यदि
चाहे कोई सा भी इंडिविजुअल हो, डिफरेंट अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग इंडिविजुअल के केस में या अलग अलग व्यक्ति में हम देखते हैं जो ईसीजी का जो हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा वो सब सेम शेप होगा, सभी में सेम शेप होता है। यदि शेप में कोई भी अंतर हो रहा है, यदि शेप में कोई सा भी डिविएशन हमें दिख रहा है तो हम जान जाएंगे उस व्यक्ति को बीमारी हो गया है, डिजीज हो गया है या एबनॉर्मलिटी कोई चीज़ हो चुका है। तो यही कहते हैं ईसीजी का जो ग्राफ होगा इसके द्वारा हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हम बीमारियों को आसानी से पता लगाया जा सकते हैं इस ग्राफ को देख करके। डबल सर्कुलेशन में जैसे क्रोकोडाइल हुआ, बर्ड हुआ, मैमस, हमें 3 ही जगह डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। कहते हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे उनमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाएंगे। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमें यहाँ ब्लड वेसल्स पढ़ना है, क्लोज सर्कुलेटरी जो सिस्टम होंगे वो जो एनिमल होते हैं उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। और जो ब्लड वेसल्स होगा, 2 चीज़ ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरीज होगा और एक वेन होगा। और जो आर्टरी और वेन दोनों क्या होगा, 3 लेयर से मिलके बना होता है। यहाँ पर सीक्वेंस अंदर से बाहर दिया गया है, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस, क्योंकि ऐसे 300 जहाँ पूरी एनसीईआरटी में सीक्वेंस पढ़ना है, इसलिए आप हमेशा सीक्वेंस एक्सटर्नल से इंटरनल तरफ याद करिए, बाहर से अंदर तरफ। पहला हमारा हो जाएगा ट्यून का एक्सटर्नल, दूसरा हो जाएगा ट्यून का मीडिया हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा ट्यून का इंटीमा। ट्यून का इंटीमा जो तीसरा लेयर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ट्यून का एक्सटर्नल होगा, ट्यून का जो एक्सटर्नल होगा एक्सटर्नल लेयर होता है जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से बना होता है। और ट्यून का जो मीडिया होगा, जो ट्यून का जो मीडिया होगा, ट्यून का जो मीडिया होगा वो मिडिल लेयर होता है और स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं। अब ट्यून का इंटीमा सबसे इनर लेयर होता है और जो बना होता है ट्यून का इंटीमा स्क्वैमस एंडोथेलियम से मिलकर बना होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा सीक्वेंस आप एक्सटर्नल से अंदर, बाहर से आप अंदर तरफ सीक्वेंस याद करिए। ट्यून का एक्सटर्नल, ट्यून का मीडिया, ट्यून का इंटाइमा। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर हम डबल सर्कुलेटरी पाथवे एक बार हम आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन हम आपको यहाँ पर फिर अगेन रिकॉल कर रहा हूँ। डबल सर्कुलेटरी पाथवे एक बार समझ लीजिए किसे कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट हो गया, एट्रिया का हमेशा थोड़ा साइज छोटा होता है, बैटन का साइज बड़ा होता है। ये राइट एट्रिया हो गया, ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर हम ऐसे लंग बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लंग बना दे रहा हूँ, ये हमारा लंग हो गया, ये हमारा ऐसे लंग हो गया। क्लियर? ये हमारा लंग हो गया, ये लंग हो गया। ये हमारा लंग हो गया, ऐसे लंग हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान से एक बार सर्कुलेटरी समझ लीजिए। देखिए जो लेफ्ट एट्रिया होगा, लेफ्ट एट्रिया होगा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा, ऐसे आएगा। ये पल्मोनरी वेन हो गया, देखिए। और यहाँ पर जो राइट एट्रिया होगा, राइट एट्रिया का जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी थ्रू, यहाँ पर ये वेन का नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जितने भी आर्टरी होंगे हमेशा शुद्ध ब्लड लेके जाते हैं। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर पल्मोनरी जो आर्टरी होगा एक्सेप्शन होता है, और पल्मोनरी वेन जितने भी वेन होते हैं सब गंदे ब्लड लेके जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी वेन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, और जो पल्मोनरी आर्टरी होगा, जो पल्मोनरी वेन होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, और जो पल्मोनरी आर्टरी होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए 2 प्रकार सर्कुलेशन हमें देखने मिलता है, एक पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में यही होगा कि जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरे हैं, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से पंप होते हुए लंग्स पर जाएगा। लंग्स ने क्या किया, गैसीय एक्सचेंज के कारण यहाँ पर ब्लड को शुद्ध किया। ब्लड जब शुद्ध हो गया तो अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड
पल्मोनरी वेन से होते हुए क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो पल्मोनरी, इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होगा राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा और लेफ्ट एट्रियम में समाप्त होगा। अब दूसरा सर्कुलेशन हम आपको बताते हैं, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा ये जैसे क्या होगा, एओर्टा हो गया, एओर्टा से ब्लड ऐसे, क्योंकि देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरे हैं, मतलब शुद्ध ब्लड भर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इस एओर्टा, ये एओर्टा पाइप है, एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में ऐसे सर्कुलेट करेगा, पूरी ऐसे बॉडी में हमारे या टिश्यू में सर्कुलेट करेगा, टिश्यू के पास जाएगा। फिर टिश्यू ने क्या किया, जो क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये सब टिश्यू ने यूज किया। फिर टिश्यू ने क्या किया, गंदा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन बेस्ड एलिमिनेट करेगा। यहाँ पर आएगा बेन्यूल हुआ, फिर वेन हुआ, फिर वेना कोवा हुआ, वेना केवा के माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा राइट एट्रियम में, फिर पुनः आ जाएगा। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ऐसे सर्कुलेशन होगा। दूसरा नंबर वाला सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन स्टार्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा और राइट एट्रियम में समाप्त होगा। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये एओर्टा के माध्यम से जाएगा बॉडी के पास या टिश्यू के पास, टिश्यू ने इसे यूज किया। फिर यहाँ से क्या होगा, जो गंदा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इस टिश्यू से वेना केवा के माध्यम से आके पहुंच जाएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम में चला जाएगा। जो दूसरा नंबर वाला सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो सर्कुलेशन हमने पढ़ा है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से, समाप्त होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा और राइट एट्रियम में समाप्त होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम आपको समझा दिए। अब यहाँ पर देखिए थ्योरी लिखा है, वही जो थ्योरी हमने पढ़ा है फिगर, वही फिगर का हम थ्योरी आपको दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने दो बार आपको समझा दिए, क्योंकि एक बार आप समझ जाएंगे फिर कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पर लिखा है कि जो राइट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप करेगा वो पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड जाएगा। अभी हमने दिखाया था जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी का और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो पंप कर दिया जाएगा एओर्टा के थ्रू। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होगा। अब यही पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड होगा और लंग्स के पास ऐसे पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स के द्वारा उसे ऑक्सीजनेशन कर दिया जाएगा। फिर वही ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा कैरी कर दिया जाएगा पल्मोनरी वेन थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ऐसे पाथवे को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जो सर्कुलेशन हमने बताया था कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होगा राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा और लेफ्ट एट्रियम में समाप्त होगा, यही हमने बताया था। राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, लेफ्ट एट्रियम समाप्त होगा। और दूसरा हो जाएगा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होगा काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब यही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो एओर्टा के अंदर इंटर कर जाएगा, एओर्टा से इंटर करते हुए पहुँचेगा आर्टरीज और आर्टेरियल और कैपिलरी में पहुँच जाएगा, और कैपिलरी से टिश्यू पास पहुँचा दिया जाएगा। जब टिश्यू पास पहुँचा दिया जाएगा फिर टिश्यू ने क्या किया, जो टिश्यू ने सब कुछ यूज कर लिया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जितने भी घुलित न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन थे। फिर टिश्यू ने क्या किया, गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया, बेन्यूल या वेन और वेना केवा के माध्यम से लाके राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा और राइट एट्रियम में समाप्त होगा। जो सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन से फ़ायदे क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पहला फ़ायदा ये है कि जो टिश्यू के पास क्या होगा, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस पहुंचा दिए जाते हैं, और इसके बदले में अब टिश्यू के द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंस वहाँ से टिश्यू से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हमें दो सिस्टम पढ़ना है, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ना है, एक कोरोनरी सिस्टम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं दो सिस्टम हमें यहाँ पढ़ना है। एक तो पोर्टल सिस्टम पढ़ना है या हम कहें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा कोरोनरी सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके किसके बीच पाया जाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, देखिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होगा, एक प्रकार का वैस्कुलर कनेक्शन होगा, मतलब खून का कनेक्शन, मतलब पाइप ऐसे, मतलब वैस्कुलर मतलब क्या, तो खून के पाइप को हम वैस्कुलर कहते हैं। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है एक वैस्कुलर कनेक्शन होगा, एग्जिस्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के बीच में। डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के बीच में एक वैस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जो हेपेटिक पोर्टल वेन होते हैं उसके द्वारा ब्लड को लेके जाया जाता है, इंटेस्टाइन से लिवर पास पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होने से पहले, सिस्टेमिक सर्कुलेशन पहुंचने से पहले एक घटना होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जो हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा ब्लड को लेके जाया जाता है, इंटेस्टाइन से लिवर पास पहुंचा दिया जाएगा। फिर अब वही लिवर से जो ब्लड होगा तब जाके हार्ट में पहुंचेगा। हम डायरेक्ट हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से लिवर से तब जाके हमारे हार्ट में जाएगा। इसी ऐसे सर्कुलेशन को हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और दूसरा में कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डायरेक्ट कार्डियक मसल्स के पास पहुंचा दिया जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कार्डियक मसल्स पास ब्लड जाएगा भी और ब्लड वहाँ से ले भी लिया जाएगा। कोरोनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का, जिससे हम ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कार्डियक मसल्स पास ब्लड पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से ब्लड वापस भी लेके आते हैं। भाई जाएगा तो न्यूट्रन जाएगा, आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। एक फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये देखिए पल्मोनरी वेन हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, लंग्स हो गया, ये डार्सल एओर्टा हो गया, ये हमारा हार्ट दिख रहा है चारों चैम्बर, ये वेना केवा जो ग्रेट वेन होता है, और ये क्या होता है, बॉडी पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि देखिए आर्टरी और वेन में किस तरह आप डिफरेंस करेंगे। यहाँ पर जो आर्टरीज हो गया और वेन किस तरह आपको डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर देखिए वेन में जो ल्यूमेन होगा काफ़ी ज़्यादा वाइडर होता है, जबकि आर्टरी में जो ल्यूमेन होगा बहुत नैरो होता है। अब कैसे एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, यदि आपको वेन समझना है तो आप क्या करिए, मोटरसाइकिल का जो ट्यूब होगा आप उसको वेन मान लेते हैं, जो हमारे साइकिल का या मोटरसाइकिल का जो ट्यूब होगा उसे हम वेन मान लेते हैं, और जो हमारे घरों में गैस पाइप होता है उसे हम आर्टरीज मान लेते हैं। आर्टरी में देखिए गैस के पाइप में बहुत हल्का छेद होता है, तो बहुत कम ल्यूमेन इसका होता है। और देखिए दोनों में अंतर, एक अंतर ये ल्यूमेन हो गया आर्टरी और वेन में, दूसरा अंतर ये होता है कि यहाँ पर देखिए जो मिडिल लेयर होता है ट्यून का जो मीडिया होगा, ल्यूमेन में क्या होगा, पतला होगा, ट्यून का मीडिया जो वेन में क्या होगा, पतला होगा। ट्यून का मीडिया वेन में क्या होता है, पतला होगा, जबकि यहाँ पर ट्यून का मीडिया जो होता है आर्टरी में चौड़ा होता है। यह देखिए जो दूसरा नंबर वाला लेयर है, तो ट्यून का मीडिया यहाँ पर जो ग्रीन कलर दिख रहा है पूरा, ट्यून का मीडिया यहाँ पर देखिए चौड़ा है और यहाँ पर कहते हैं ट्यून का मीडिया पतला है। दो अंतर यहाँ पर हमें देखने मिलता है। एक कैपिलरीज हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी होगा कौन रेगुलेट करता है, तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो हमारे हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटी होता है वो रेगुलेट कर दिया जाएगा इंट्रिंसिकली एक तरीके से, अंदरूनी तरीके से। हमारे हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटी होगा वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट कर दिया जाएगा, यानी ऑटो रेगुलेटेड हमारा हार्ट होता है। ऑटो रेगुलेटेड होता है नोडल टिश्यू की वजह से, और नोडल टिश्यू क्या होगा, एक स्पेशलाइज मसल्स होते हैं। हमने नोडल टिश्यू पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया था। नोडल टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं, एस नोड, एबी बंडल, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और परकिंजे फाइबर। और जो हमारे हार्ट में एस नोड द्वारा ही हार्ट बीट इनिशिएट होता है, इसलिए हम हार्ट को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं। कहते हैं कि कोई सा भी, जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, या हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन।
हम कहते हैं जो जिस चीज़ का हमें सबूत मिलता है, हमें एक फंडा याद करना है, जिस चीज़ का हमें सबूत मिलेगा वो हमें मेडुला ऑब्लिगेंटा ही सेंटर कंट्रोल करेगा। कैसे? जैसे उल्टी होता है तो वहाँ पर भी मेडुला ऑब्लिगेंटा, दिल का धड़कना तब भी मेडुला ऑब्लिगेंटा, सांसों का मतलब देखिए हम सीने पे हाथ रखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्रीथिंग हमारा चल रहा है, ये हमें सबूत मिल रहा है, तो हम जान जाएंगे कि वो मेडुला ऑब्लिगेंटा ही कंट्रोल कर रहा है। दिमाग में आपको यही आना चाहिए, जो चीज़ हमें सबूत मिले वो हमें मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल करता है। तो जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होगा एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो कार्डियक के फंक्शन को मॉडरेट करता है, मतलब संतुलित करता है, कंट्रोल नहीं करता है, कार्डियक के फंक्शन को संतुलित करता है। और जो ये मॉडरेट हो रहा है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा न्यूरल सिस्टम, जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक होता है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक होता है। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, दूसरा हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। देखिए जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होगा हमेशा अपने जीवन में मुसीबत ला के देखिए। अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो आप मुसीबत ला के देखिए, वो सब अपने आप आ जाएगा। जैसे शेर सामने आ रहा है तो हमारा हार्ट बीट इतना तेज़ भागेगा कि जैसे लगता है कि शेर हमें खाना ला जाए, तो हमारा हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ जाता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब न्यूरल सिग्नल आता है तो क्या होगा, हार्ट बीट रेट क्या होगा, हमारा बढ़ जाता है। अगर सोचो हार्ट बीट रेट अगर बढ़ जाएगा तो हमारे जो हार्ट का जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत तेज़ी से ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ हमारा हार्ट धड़केगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत तेज़ हो जाएगा। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा हम जाएंगे कि हमारा कार्डियक आउटपुट बहुत तेज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं हमारा हार्ट धक 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 चलता रहता है, तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नाम ही बताता परे रहना, मतलब सोए रहना, कोई चिंता नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे हम जब रेस्ट का अवस्था में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, चलो भाई कोई काम नहीं, अगर तुम्हारे पैर में अगर कुत्ता मूत भी रहा है तुम सोए हो भाई कोई बात नहीं, कुत्ता मूत रहा मूतने दो, बस यही बात है। पैरासिम्पैथेटिक हम बोलेंगे नहीं। पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिग्नल होता है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, हार्ट बीट रेट को घटा देता है। और जो स्पीड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा ये भी घट जाता है, जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा, मतलब ये सब घटाता है। और हमारे बॉडी में एड्रिनल मेडुला के द्वारा हम जब आपको हार्मोन्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एड्रिनल मेडुला आएगा। एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक एड्रेनिल और दूसरा नार एड्रेनिल, या हम कहते हैं इपिनेफ्रिन या नार एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम हो जाएगा। एड्रिनल मेडुला से इपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन हार्मोन्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, कार्डियक के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा हमारा एनसीईआरटी। डिसऑर्डर ऑफ, हमने हर चैप्टर में डिसऑर्डर पढ़ते हैं, डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते भी रहते हैं एनसीईआरटी में, जो डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नीट में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर में सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम हो जाएगा हाइपरटेंशन। आप ज़्यादा सोचते हैं तो हाइपरटेंशन का शिकार होंगे। हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा हायर हो जाता है, देखते हैं पूरा हमारा चेहरा लाल हो जाता है। हाइपरटेंशन पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। यदि 120/80 होगा, 120/80 होगा या 120/80 होगा तो हम जान जाएंगे उसका कोई भी पर्सन होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जिसमें से हम मेजर करते हैं 120 mmHg हमें बताता है सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर के बारे में बताता है, और जो 80 होगा वो डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर के बारे में बताता है। जैसे 120/80 हम पढ़ते थे शुरुआत में, 120/80 होता है, 120/80। एक क्या होता है, एनडी आप याद के नोमिनेटर मतलब अंश और डिमिनेटर मतलब हर हो जाएगा, न्यूमिनेटर और डिमिनेटर, अंश 120 हो जाएगा, हर 80 हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल बीपी हो जाएगा। कहते कि अगर कोई भी पर्सन होगा कि हमारे पास कोई पेशेंट आया, कहे डॉक्टर साहब हमारा बीपी नाप लिए, देखिए हमारा बीपी हाई है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि उस पर्सन का बीपी हाई कि नहीं है। यदि आप उस इंडिविजुअल को आप बार बार बीपी आप नापिए, रिपीट चेक करिए बीपी, यदि आप रिपीट चेक कर रहे हैं बीपी या ब्लड प्रेशर उस इंडिविजुअल को 140/90 140/90 आ रहा है
आप 4-5 बार रीडिंग नापें या उससे ज़्यादा आए, तब हम जान जाएंगे कि उसका ब्लड प्रेशर हायर हो गया है और हाइपरटेंशन शिकार हो गया है। यदि मान लीजिए ये 180/80 हो गया तो हम कभी नहीं कहेंगे कि उसका बीपी हाई है। जब तक दोनों वैल्यू 140/90 140 जब तक 90 नहीं होगा तब तक बीपी हाई नहीं होगा। 140 ऊपर है ये कोई बात, नीचे तो 80 है इसलिए बीपी हाई नहीं मानेंगे। यदि मान लीजिए किसी पर्सन को 120 है और नीचे 90 है या 100 है, 95 है, नीचे चलिए मान लीजिए 95 है, तभी बीपी इसका हाई नहीं होगा, तभी ये हाइपरटेंशन, तभी नॉर्मल पेशेंट होगा। आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जब तक जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है 170 ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा 100 हो गया, तो हाँ इसको हम कहेंगे हाई बीपी। इसको हाई बीपी हो चुका है क्योंकि ऊपर भी ज़्यादा है नीचे भी ज़्यादा है। सिस्टोलिक ऊपर होगा, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले को हम कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक दोनों ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर जो 120 है वो सिस्टोलिक हो गया और 80 का तो डायस्टोलिक हो गया। वैसे यहाँ पर 140 का तो सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक हो गया। यदि 140/90 होगा या उससे ज़्यादा हो गया तभी हम कहेंगे उस पर्सन को हाइपर टेंशन हो गया। हाइपर टेंशन जब होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके हार्ट में बीमारियां हो जाएंगी, हार्ट डिजीज हो जाएगा। और हार्ट जब डिजीज होगा, हाइपर टेंशन से और एक बुरा प्रभाव पड़ता है, वाइटल आर्गन, किडनी और ब्रेन ये भी अफेक्ट हो जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वाइटल आर्गन, आपका किडनी भी खराब हो सकता है, ब्रेन भी फेल हो सकता है, ब्रेन की नसें फट सकती हैं हाइपर टेंशन की वजह से। और कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा इसे हम कहते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में जैसे इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। इसमें खून के जो पाइप होगा वो चोक पकड़ लेता है, उसमें नाली ही जाम हो जाती है। जैसे आप नाली देखते हैं नाई में, जहाँ नाई बाल बना रहा है, यदि उसी नाली में नाई यदि बार पर डे गिराता रहे तो एक दिन पानी का फ्लो भी रुक जाएगा। बस उसी प्रकार हमारे जो ब्लड वेसल्स इसमें अफेक्ट हो जाएंगे कैड बीमारी के ऐसे में। इसमें जो होगा हार्ट के जो मसल्स होते हैं इसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं पहुंच पाती है जितना उनको चाहिए। भाई कोई खाएगा नहीं तो मर तो जाएगा ही, तो यहाँ पर हार्ट की जो मसल्स में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पाती है जितना उसको चाहिए। इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो गया है इसमें ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो चुका है, कोई चीज़ जम चुका है। जैसे कैल्शियम जम जाता है, मतलब जमता नहीं, कुल मिला कैल्शियम का पपड़ी बनने लगता है। कैल्शियम हो सकता है, या फैट डिपोजिशन हो जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, या फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होगा जो नाली था या ल्यूमेन था आर्टरी का वो सकरा हो जाएगा। और अंजाना पेक्टोरिस में क्या होगा, अंजाना पेक्टोरिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। अंजाना को हम अंजाना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, अंजाना के केस में कोई भी व्यक्ति होगा अगर ये अंजाना का शिकार होगा, उसके सीने में बहुत तेज़ी से दर्द होगा, अक्यूट चेस्ट पेन, बहुत तेज़ सीने में दर्द होगा। इसका दर्द होने के कारण क्या था, इसके जो हार्ट मसल होंगे, हार्ट मसल के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा तो बहुत तेज़ सीने में जलन दर्द हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि वो व्यक्ति अंजाना का शिकार हो गया है। और अंजाना आदमी को हो सकता है और मेहरारू भी हो सकता है, मेन और वोमेन दोनों को हो सकता है। और ज़्यादातर एक सबसे ज़्यादा कॉमन ये होता है मिडिल एज, और जैसे कोई 50 साल 45 साल के बीच में अंजाना ज़्यादा शिकार होते हैं। और एल्डर जो बुढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा अंजाना होता है। अंजाना होने का कारण क्या होता है, जब अंजाना हो जाता है इसमें ब्लड फ्लो भी अफेक्ट हो जाता है। हार्ट फेलर, जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, आप नहीं पास हो रहे हैं परीक्षा में, आप फेल हो रहे हैं, आपने काम किया ही नहीं, बस वैसे मतलब हार्ट फेलर, हार्ट ने काम कर ही नहीं रहे हैं। जितना हमारे बॉडी को ब्लड की जितना आवश्यकता होगा वो हार्ट हमारा ब्लड उतना पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेलर मतलब ही होता है एक ऐसी अवस्था हार्ट का, नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। जितना हमारी बॉडी की वो आवश्यकता है जितना ब्लड, उतना हार्ट से आज ब्लड पंप नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं हार्ट फेलर। हार्ट फेलर को हम कहेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलर कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलर मतलब क्या होगा, हमारे जो लंग्स में कंजेस्टन, जकड़न महसूस होगा, कंजेस्टन ऑफ लंग्स एक सबसे बड़ा लक्षण हमें दिखाई देता है हार्ट फेलर केस में। सीना तो हमें जकड़न महसूस होगा। जो हार्ट फेलर होगा वो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से एकदम डिफरेंट होता है।
अब कार्डियक अरेस्ट किसे कहते हैं? जो कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होगा, हथकड़ी लगा दिया जाए, मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग। जैसे कोई हथकड़ी, जो क्रिमिनल होते हैं, पुलिस वाले जाते हैं तो उसके हथकड़ी हाथ में तुरंत हथकड़ी लगा देते हैं, तो बस यही होता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या होगा, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हमारा हार्ट अब बीट ही नहीं कर रहा है, आदमी स्वर्गवास पहुंच जाता है। और हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक एक बार आया, दो बार, तीसरी बार ऊपर चला जाता है, यही होता है। हार्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट अटैक में जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होगा उनको पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रही है। हमारे हार्ट, जो हार्ट अटैक के जो शिकार होते हैं, हमारे जो हार्ट की जो मसल होगा वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, भूखमरी की वजह से हमारा हार्ट मसल्स डैमेज हो जाता है। हार्ट अटैक मतलब क्या होगा, जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा, डैमेज हो जाता है। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, अपर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुंचने के कारण जो हमारे हार्ट की जो मसल्स होगा डैमेज हो जाता है, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। अभी हमने पढ़ाया था एक वीडियो लेक्चर में, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, तो हम एक पॉइंट आपको दिखाते हैं। देखिए, जो स्ट्रोक हमने वॉल्यूम को बीट वॉल्यूम कहा था, यहाँ पर देखिए लिखा है कि 70 ml ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, उसे हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम। हमने यही बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक हम आपको एक और करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो हार्ट होगा, हार्ट हमारा ऑटो एक्साइटेबल होगा, और हार्ट के जो फंक्शन होगा मॉडरेट किया जाता है न्यूरल और हार्मोन्स मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म द्वारा। यहाँ एनसीईआरटी की एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं इसका। यहाँ पर जो इस्नोफिल होगा, हमने पढ़ा था, इस्नो जो फिल होगा रजिस्ट इन्फेक्शन में मदद करेगा, और जो आरबीसी होगा वो क्या होगा, गैस का ट्रांसपोर्ट करेगा, और प्लेटलेट क्या करेगा, कोगुलेशन में मदद करेगा, और एबी जो ग्रुप होगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, और जो सिस्टोल होगा, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ये हमारा चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारा जो वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमसे कमेंट करके बताइए। अब हम आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट एक बार देखिए, हम 12 और 11 दोनों साथ लेके चल रहे हैं क्रैश कोर्स। ये हमारा क्रैश कोर्स का लास्ट वीडियो लेक्चर था। अब हम आपको कल से स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद फिर हम फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर आपको हम प्लांट के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। एक ही चैप्टर हम आपको शीघ्र जल्द से जल्द हम क्रैश कोर्स पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारा जैसे क्रैश कोर्स ख़त्म होगा, हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, एनसीईआरटी, वो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पूरा फुल्ली बेस होगा, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे।